Breathe in, breathe out. वेलकम टू दी न्यू मैथ्स फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 जो ओनली बेस्ड होगा किस पे? न्यूमेरिकल्स पे, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, मतलब रेजिस्टेंस से रिलेटेड और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आज के पार्ट में करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करना। अगर इन न्यूमेरिकल के अलावा भी तुम लोगों के पास कोई न्यूमेरिकल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पोस्ट कर देना और मैं आप लोगों को वहां सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। और मुझे ज़रूरत पड़ी कि एक वीडियो के थ्रू ये चीज़ें बतानी चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा, वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है सबसे नीचे, फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे गिवन है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना आज का सेशन या लेक्चर, कुछ भी कह लो यार, कौन सा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं ना, रेजिस्टिविटी के। मान लो हमें दे रखा है एक वायर है, एक वायर 10th क्लास के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, और किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, ठीक, कॉपर का बना। रेजिस्टेंस कितना है इसका? R इसका रेजिस्टेंस है भाई। चलो अब क्या किया, आफ्टर स्ट्रेचिंग इसे स्ट्रेच कर दिया गया। आफ्टर जब स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ 2 टाइम्स हो गई। क्या होगा इसकी लेंथ? ट्वाइस। लेंथ हो चुकी इसकी ट्वाइस। तो रेजिस्टिविटी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कॉपर का वायर खींच करके आयरन का हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, कॉपर ही है। रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा क्योंकि लेंथ चेंज हुई। मान लो रेजिस्टेंस हुआ इसका R डैश, तो हमसे पूछा फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पूछा है तो 2 केस बनाने पड़ेंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2। एक बात बताइए, ऊपर तो एरिया और लेंथ दोनों दे रखी है, या लेंथ खींच करके दुगनी कर दी, क्या इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? सिंपल पड़ेगा यार, बिल्कुल। कोई एरिया, ये वायर है, इसको खींच दो तो पतला तो हो जाएगा ना, थिन हो जाएगा। इस टाइम जो एरिया उससे थोड़ा घट के थिन हो जाएगा तभी तो खींचेगा। ये मटेरियल सारा कहाँ जाएगा? खींचने में चला जाएगा इसके। तो एरिया कितना घटा? तो एक बात याद रखो छोटी सी, कि जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया घटेगा। लेंथ कितनी बढ़ी? दुगनी, तो एरिया कितना घटा? दुगना। तो मतलब एरिया अपने आप ही क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एरिया कितना घट जाएगा? अगर ना भी दिया हो, क्या? A/2। और फिर भी अगर कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो कि यार हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि एरिया कितना घटा या कैसे घटा, ये सर ने कैसे बताया, तो सिंपल सी बात है, ये एरिया पहले वायर कितना है, ये रहा, शेप कैसे सिलेंड्रिकल, वायर को खींच दिया गया तो लंबा हुआ थोड़ा सा, लेंथ बढ़ गई तो वायर पतला हो गया। ऐसा तो नहीं कि हमने अब बाहर से कोई मटेरियल इसके अंदर लगाया हो या इसका कोई मटेरियल खींचा तो नहीं होगा ना। जितना मटेरियल अब है उतना ही मटेरियल खींचने के बाद रहेगा। मटेरियल मतलब इसका वॉल्यूम, मतलब वायर को चाहे कितना कंप्रेस कर दो, कितना ही स्ट्रेच कर दो, इसकी एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि क्या होगा? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो देखो यहाँ वॉल्यूम से अभी करेंगे, पहले एक बात करके दिखा दूं मैं तुम लोगों को। वॉल्यूम सेम हो तो वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। का होता है एरिया इंटू थर्ड पैरामीटर जो कि लेंथ है, तो A इंटू L। दूसरे में क्या हुई? लेंथ कितनी हो गई? 2L, और एरिया क्या हुआ? A डैश। L से L काट दो तो A डैश विल बी इक्वल टू A/2। तो यही तो है A डैश, A/2, सिंपल। तो अब रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहीं पे देखो न्यू रेजिस्टेंस R, ओल्ड वाला तो होगा ρL/A, और न्यू वाला क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू ρL की जगह क्या आ जाएगा? 2L/A की जगह क्या आ जाएगा? A/2, है ना। तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 2 4, 4 ρL/A। तो नाउ न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू 4 ρL/A, देखो ऊपर है ρL/A, इसकी जगह R रख दो तो R। तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। कितने टाइम से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा? 4 टाइम्स। तो मतलब क्या है? लेंथ जितने टाइम बढ़ा रहे हैं उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बस यही बात याद रखनी है कि लेंथ कितनी बढ़ाए दूसरी तो रेजिस्टेंस कितने गुना हुआ? 4 टाइम्स। मान लो लेंथ बढ़ाई 9 टाइम्स तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? 81 टाइम्स। अरे स्क्वायर कर दो ना, जितने टाइम्स हम लेंथ बढ़ा रहे हैं उतने टाइम्स क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो अपने आप ही न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं,
ये क्वेश्चन बेसिक था इसलिए बताया, फिर भी एक ट्रिक होती है, ट्रिक की मदद से अगर तुम समझना चाहो तो समझ लो, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक की हेल्प से। बस स्क्वायर कर देंगे हमेशा, क्या जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर न्यू वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के स्क्वायर के, हमेशा जितनी लेंथ स्क्वायर बढ़ाया उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। एरिया को नहीं देखना, एरिया अपने आप ही उस रेशियो में घट जाता है और वो कैंसिल आउट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे का एरिया जाकर के ऊपर अपने आप ही डिवाइड हो जाए तो स्क्वायर हुआ है, क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ी उतना एरिया घटेगा, तो जितना घटा और उतना बढ़ा, 2 दूनी 4 तो 4 टाइम्स, सिंपल है बस, है ना। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज इन परसेंटेज निकालना, रेजिस्टेंस में कितनी परसेंटेज चेंज हुई, है ना। चलो क्या निकालना है, चेंज इन परसेंटेज इन रेजिस्टेंस। चलो भाई तो निकालते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, है ना, पिछले वाला, कुछ बच्चों को फिर दिक्कत हो समझ में ना आए तो एक कर दें, लास्ट कर देते हैं, चलो कोई नहीं। मान लो हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है हमें L और एरिया गिवन है A। आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेचिंग के बाद क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ा करके कितनी कर दी, 3 टाइम्स कर दी। कितनी कर दी, 3 टाइम्स। तो हमसे पूछा है न्यू रेजिस्टेंस R डैश फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे यार, 3 का स्क्वायर कर दो ना, जितने बड़े उतने स्क्वायर कर दो तो R डैश हो जाएगा कितना, 9R, 9 टाइम्स बढ़ गया यार नया रेजिस्टेंस। बस एक लाइन में कर सकते हो, अब तो कराने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है इफ, मान लो एक वायर है हमारे पास, ये रखा वायर, इसकी लेंथ है L और एरिया है A, और इसमें कहा इफ वी इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर बाय 10%, then what will be the change in resistance, what will be the change in resistance, रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा अगर इसकी लेंथ 10% इंक्रीज कर दी जाए। तो देखो सीधी सी बात, क्वेश्चन तो ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा R, वो क्या होगा, R इनिशियल माइनस R फाइनल अपॉन R इनिशियल इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे जो हुआ R फाइनल आएगा यहाँ, या जो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, देख लेंगे। निगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, तो वो तो निगेटिव आया तो रेजिस्टेंस घटा है और पॉजिटिव आया तो रेजिस्टेंस बढ़ा है, बस सिंपल, जो 10% बढ़ाया है तो बढ़ना चाहिए, है ना। तो कितने % बढ़ेगा ये देखना है हमें, या चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये है। तो R फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, R इनिशियल रेजिस्टेंस निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे भाई इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस जब हमने वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ा तो RI क्या होगा, रो L अपॉन A, सिंपल। ठीक, इसे थोड़ी देर के लिए R कह सकते हैं, रो L अपॉन A को R कह दिया, कोई नहीं, RI को R। फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकाल लो, फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल, देखो चीजें क्या, लेंथ कितनी बढ़ा दी, 10%, तो अगर न्यू लेंथ की बात करें L डैश तो कितने % बढ़ी, 10%। मान लो अगर 100 लेंथ थी तो कितनी हो गई, 100 प्लस 10% तो 110% हो गई, है ना। अगर 200% 150 मीटर लेंथ थी तो 10% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 10% इंटू 150, ऐसे करते हैं 165 हो जाएगी। कैसे, L प्लस 100% ऑफ L, इनिशियल लेंथ प्लस परसेंटेज ऑफ इनिशियल लेंथ, ऐसे लिखते हैं, फाइनल लेंथ आ जाएगी। तो L डैश कितना हुआ, L प्लस परसेंट को बदलो तो 10/100 इंटू L, 0 से 0 काट दो तो क्या बचेगा, L प्लस L अपॉन 10, और 10 1 ज़ा 10 और 1 11, तो L डैश की वैल्यू आ जाएगी 11L अपॉन 10। अब L डैश तो आया, जब लेंथ बढ़ाई होगी तो एरिया पे भी कोई फर्क पड़ा होगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, तो देखो सिंपल ट्रिक है, एरिया क्या, फाइनल एरिया अगर मैं निकालूं, फाइनल एरिया
एरिया अगर निकाले तो ए डैश, इसे पलट के लिख दो बस, वही एरिया है, और एल की जगह ए लिख दो, सिंपल है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, इसे पलट के लिख दो, एल की जगह ए कर दो, तो क्या हो जाएगा 10/11 इंटू ए। ये आया परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज जो आया वो आया लेंथ बढ़ाने पर। ठीक है, बस अब क्या फाइनल रेजिस्टेंस लिख दो, आर फाइनल इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो ऐसे ही एल डैश की वैल्यू 11 एल अपॉन 10 अपॉन ए डैश की वैल्यू 10/11 इंटू ए, नीचे की चीज़ सबसे ऊपर, तो क्या बचेगा 121/100 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए को क्या मान रखा है, आर मान रखा है, तो आर फाइनल हो जाएगा हमारे पास 121/100 इंटू आर, यही आएगा। अब आर इनिशियल आर फाइनल दोनों की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन मतलब ये वाली। तो देखो भाई डेल्टा आर कैन बी रिटन एज, आर फाइनल कितना है 121/100 आर माइनस आर अपॉन आर इनिशियल कितना है आर इंटू 100। ठीक, यही तो आएगा। ठीक है, आर कॉमन निकाल के काट दो, आर कॉमन निकाल के कटेगा 100 जाएगा वहाँ, तो क्या आ जाएगा 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। इस 100 से 100 कटा, 21 में से हो गए, 121 में से 100 गए तो 21%, इतना परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आई बात समझ में, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस में, 21% ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए वायर बाय 10%। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन करने में, आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और अगर एरिया कैसा है निकालना तो वही V1 इक्वल टू V2 करके आराम से कर सकते हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया सब, आई होप। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये लिखा है इफ the radius of wire increases 0.01%, then find change in resistance, change in resistance। रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ वो बताना है, तो इनिशियल तो वो लिखना पड़ेगा। मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, आ रहा है इक्वल टू रो एल अपॉन ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, एरिया तो यही होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर इनिशियल आया, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो फाइनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो देखो आर डैश रेडियस आर डैश कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 0.01%, तो आर प्लस 0.01% ऑफ आर, तो क्या लिखा जा सकता है इसे 0.1 कर दो, 0.1%, तो ये क्या हो जाएगा 0.1% ऑफ आर, तो आर प्लस 1/100,000 हो जाएगा, कोई पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे आर, तो ये हो जाएगा कितना 110/1001 आर अपॉन 1000। ये तो रेडियस आई न्यू वाली। अब रेडियस आई तो लेंथ और पता लगानी है, तो लेंथ कैसे पता चलेगा भाई, लेंथ का कैसे पता चलेगा, लेंथ के लिए वॉल्यूम वाला सिस्टम लगा देंगे। क्या लिखेंगे, फॉर फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू V2, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल लेंथ, और पाई आर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एल डैश इंटू पाई आर डैश स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, एल कितना है, एल तो एल ही रहेगा, आर स्क्वायर ही रहेगा। हमें क्या निकालना है, एल डैश निकालना है, तो एल डैश तो यहाँ से इंटू आर की वैल्यू यहाँ से 1001/1000 इंटू 1001/1000 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एल डैश कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा, ये सारी जाएगा यहाँ एल के पास, तो 10⁶ एल अपॉन, इसे लिख सकते हैं 1001 इंटू 1001। ये नई लेंथ आ चुकी है हमारे पास, उलट करके पलट के लिख दिया हमने इसे। ठीक है, तो बस निकाल लो रेजिस्टेंस, तो आर फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास
रो एल अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश करके। तो रो ऐसे ही, एल डैश कितना है देखो, एल डैश है 10⁻⁶ एल अपॉन 1001 इंटू 1001 अपॉन पाई ऐसे ही आर डैश की वैल्यू, आर डैश ये रहा 1001 का स्क्वायर अपॉन 1000 का स्क्वायर। सबसे ऊपर जाएगा सारी चीज़ें, आर स्क्वायर भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10⁻12 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 1001 की पावर 4। ये हो जाएगा भाई आर फाइनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा यहां से रोयल अपॉन, तो अब क्या देखो, रोयल अपॉन पाई आर स्क्वायर को क्या मान रखा है हमने, आर मान रखा है यहाँ, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, ये 10⁻12 अपॉन 1001 की पावर 4 इंटू आर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। तो यहाँ पे इन सारे फाइनल इनिशियल की वैल्यू पुट करके आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। मुझे पता है थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो गई, लेकिन भाई ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपको आर फाइनल की वैल्यू रखोगे, आर इनिशियल की वैल्यू कहाँ है, ये इनिशियल वाली दे रखी है, आर इनिशियल फिर यहाँ क्या 100 से 100 काट दोगे और आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया आराम से। रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं अब। रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। तो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करने से पहले हमें एक दो बातें याद रखनी पड़ेगी, जो कि क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके लिए नंबर फर्स्ट, नोट नंबर वन, नोट नंबर फर्स्ट की ऑलवेज, पहला नोट क्या है, ऑलवेज हमेशा जो लेंथ लेनी है वो अलोंग द करंट लेनी है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है लेंथ वो लेनी है। करंट ऊपर को फ्लो हो रही है तो लेंथ ऊपर वाली मानी जाएगी, करंट सामने को फ्लो हो रही है तो लेंथ सामने वाली मानी जाएगी। ठीक है, ऑलवेज टेक लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नोट नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is always should be perpendicular to the current, ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ना। उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। अब जरा पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमसे इसके रेजिस्टेंस के, या क्वेश्चन नंबर 6 कह दो इसे अगर ऐसी बात है तो। इसमें क्या कहा, हमसे पूछा है कि हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस किसके लिए फाइंड करना है कि ये दे रखा भाई हमें एक सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ये रहा एक सिलेंडर, ये इस तरह से, ये हमें एक सिलेंडर दे दिया, ये रहा इस तरह से सिलेंडर, है ना, ये रहा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये आई, ये करंट आई यहाँ फ्लो हो रही है। इसकी लेंथ अगर एल हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम्हें पता लेंथ अलोंग द वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। अगर इसकी रेडियस कितनी है, पाई आर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितनी हो, आर, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमसे रेजिस्टेंस पूछा जाए यहाँ इसी क्वेश्चन में, अगर हम थोड़ी पार्ट बी बचाए इसका, अगर इसका पार्ट बी निकालने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस बता रहा, कहाँ है वायर, देखो ये सेम है बिल्कुल, है ना। ये रहा, देखो यहां देखते हैं, ये ऐसे एरिया इसका सर्कुलर पार्ट है और ये इसका सर्कुलर पार्ट है, ये रहा, है ना। अब ये अंदर से है होलो है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये रहा भाई होलो, ये पार्ट है इसका, ये ऐसे, और यहाँ से ये इस तरह से,
ये रहा इसका पार्ट, ये होलो है अंदर से। अब अंदर से है होलो तो अंदर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, मान लो ये है R1 और बाहर वाली कितनी है ये, मान लो ये कितनी है R2 और हमसे करंट इसमें फ्लो हो रही है इस तरह से, ये गई करंट I, ये करंट गई I, सरफेस पे तो होगी करंट फ्लो। करंट ऐसा तो नहीं है कि हवा में फ्लो होने लगे, क्योंकि बीच में इसके क्या है स्पेस, जब बीच में स्पेस है तो बीच में करंट फ्लो होने का कोई मतलब ही नहीं है। करंट कैसे फ्लो हो रही होगी इसके सरफेस पे, सरफेस कहाँ है इसका, ये इसका सरफेस कौन सा है, होलो सिलेंडर का, ये सरफेस है, ये होलो सिलेंडर का क्या माना जाएगा, सरफेस माना जाएगा। तो इस सरफेस के अलॉन्ग कितनी करंट फ्लो हो रही है ये देखना है, वो इस सरफेस के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रही है तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अगर इसकी लेंथ कितनी दे रखी हो, L दे रखी हो, अगर इसकी लेंथ कितनी दे रखी हो, L दे रखी हो, तो क्या लेंथ करंट के अलॉन्ग है, देखो करंट भी ऐसे फ्लो हो रही है, लेंथ भी ऐसे ही है, तो बात सही है, लेंथ तो L ही लेनी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू, क्योंकि होलो सिलेंडर है तो एरिया क्या होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन, वही है फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A की वैल्यू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ऐसा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेजिस्टेंस में। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये नोट करते रहना साथ साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना भाई, है ना, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियोस में अच्छे से डाल सको और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द रेजिस्टेंस इफ करंट फ्लोज थ्रू सरफेस फर्स्ट, नंबर 2 सरफेस 2 और नंबर 3 सरफेस 3। हमें इन कंडीशंस में क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। अगर करंट सरफेस 1 के थ्रू फ्लो हो रही हो, सरफेस 2 के थ्रू फ्लो हो रही हो और सरफेस 3 के फ्लो हो रही हो, तो सरफेस कौन सा है, तो क्यूब है भाई। देखो ये क्या है, ये क्यूब हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन है जो कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, मतलब ये है इस तरह से, इस तरह से ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह का क्यूबॉइड बनाया, ऐसे ही ये इस तरह। ठीक है, ये क्यूबॉइड। सरफेस नंबर 1 कौन सा है, ये सरफेस नंबर 1 माना जाएगा। सरफेस नंबर 2 नीचे वाला माना जाएगा, ये नीचे से ऊपर वाला। और सरफेस नंबर 3 कौन सा, आमने से सामने वाला, पीछे वाला। ये सरफेसेस है ना। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ है भैया L, ब्रेथ है B और हाइट कितनी है इसकी H। तो पहले केस में हमसे पूछा करंट कैसे, पहले केस में फर्स्ट केस थ्रू सरफेस 1, जब करंट पहले सरफेस के थ्रू पास हो रही हो, पहला सरफेस ये वाला है पीछे वाला, तो करंट मतलब ऐसे पास हो रही होगी I, और निकल कैसे रहोगी, 1 से निकली तो 1 से ही वापस जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे ही निकलेगी। तो कैसे लेंगे रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बताओ लेंथ क्या होगी, अलोंग दी करंट, करंट ऐसे जा रही है तो लेंथ भी ये वाली होगी, अलोंग दी करंट पैरेलल रेखो करंट के, ये तो अलोंग दी करंट होगी, वरना सारे के सारे परपेंडिकुलर, तो L ही रहेगा। और एरिया क्या होगा इस क्रॉस सेक्शन का, एरिया कौन से, सरफेस नंबर 1 क्रॉस सेक्शन ये है, सरफेस नंबर 1 का क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसका एरिया पता लगाना है। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू वही लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा B इंटू एच, क्योंकि इसके पैरेलल ये है तो ये भी B हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये भाई साइड B हो जाएगी, और ये कितनी मानी जाएगी, H हाइट है ये, तो B इंटू एच, ये आया रेजिस्टेंस। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए सरफेस 2 है तो करंट कैसे जा रही होगी, नीचे से जाएगी करंट ऐसे, और ऊपर को पार कर जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी करंट। जब करंट आ जाएगी तो लेंथ कौन से मानी जाएगी, अलोंग दी करंट, अलोंग दी करंट ऐसे, तो मतलब इसकी हाइट लेंथ हो जाएगी। तो R की वैल्यू निकाले तो रो L अपॉन A, फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो रो L की जगह क्या आ जाएगा H, और A की जगह नीचे वाले सरफेस का एरिया जो कि L इंटू B है, तो L इंटू B। ऐसा रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसी वजह से रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं, लेंथ जो लेंगे वो अलोंग दी करंट लेंगे। ऐसे सरफेस 3 के थ्रू, सरफेस 3 थ्रू सरफेस 3, सरफेस 3 आमने से सामने, मतलब ऐसे घुस रहा, करंट कैसे जा रही होगी, जब बोर्ड है तो ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे जा रही होगी तो क्या होगा, अलोंग द लेंथ, लेंथ कौन सी मानी जाएगी B,
यार ऐसे तो बी तो है पीछे को वो जेड एक्सिस पे, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हो जाएगा रो एल की जगह बी और ए क्या होगा बची कुछ एल इंटू एच। आराम से ऐसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो समझ में आया कैसे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने एलोबरेट किया और आप लोगों की समझ में आया। आई होप कुछ भी समझ में ना आया तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना मत भूलना, ठीक है। चलो ये तो थी बात रेजिस्टेंस की। अब लेंथ वेरिएबल हो तब क्या करेंगे? अगर लेंथ ही वेरिएबल हो या एरिया ही वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो देखना है। तो करते हैं, या लेंथ करंट की डायरेक्शन ही अलग हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखने की कोशिश करें, इसमें लिखा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट देखो कैसे दे रखी है इसमें, ये रहा भाई वायर हमारे पास जो वायर है वो कुछ इस तरह से है। देखो इससे ही बना देता हूँ, ये रहा वायर, ये रहा भाई वायर, ये रहा, ये रहा भाई, है ना, ये रहा यहाँ, ये इसका एरिया। अब ये होलो है अंदर से होलो इन द सेंस मतलब कुछ इस तरह से, वही जो बताया था मैंने आप लोगों को, कुछ इस तरह से ये माना जाएगा। ये होलो हुआ यहाँ अंदर से, और ऐसे ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये होलो है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर लिया सर हमने, बात सही है किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। R1 और रेडियस बाहर की कितनी हो जाएगी, R2। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि पहले करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, अब करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रही। करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से, इस वायर के नीचे से करंट जा रही है और ऊपर को निकल रही है ना। इस वायर के नीचे से करंट जा रही है और ऊपर को निकल रही है। इस वायर के नीचे से करंट जा रही है और ऊपर को निकल रही है। इस तरह से करंट जा रही है। अब जब करंट जा रही है तो लेंथ कौन से लेंगे, अलोंग दी करंट। अब अलोंग दी करंट जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। बताओ, जब यहाँ करंट है इस सरफेस पर, मान लो सरफेस नंबर नीचे का, सरफेस ऊपर का, तो सरफेस के नीचे करंट है तो लेंथ यही हो जाएगी रेडियस की बाहर वाली। अब जैसे जैसे करंट ऊपर को बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे करंट ऊपर को बढ़ती जाएगी इस तरह से, तो रेडियस इसकी लगातार घटती चली जाएगी, मतलब लेंथ लगातार घटती चली जाएगी, और एक टाइम पे आके इसके सेंटर पे पहुंचेगी तो 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी तो बढ़ती फिर मैक्सिमम पहुंच जाएगी। मतलब लेंथ लगातार क्या हो रही है, वेरी कर रही है। लेंथ लगातार क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जब लेंथ वेरी कर रही है तो क्या करना पड़ेगा, जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो क्या करते हैं, वहां उसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अब जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो लेंथ चेंज हो रही है, बताया था मैंने। तो अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो छोटा सा पार्ट मानना हमने, ये छोटा सा पार्ट हमने इसका बना दिया, छोटा सा पार्ट हमने इसका बना दिया। अब ये छोटा सा पार्ट बनाया तो कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx थिकनेस है इसकी, dr r डिस्टेंस पे dr इसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई। और ये r वो dr कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, r1 से r2 तक, या क्योंकि मिनिमम रेडियस तो r1 है और मैक्सिमम रेडियस r2 तक। कोई करंट इस सरफेस पे ही तो फ्लो होगी, स्पेस में फ्लो तो नहीं हो सकती ना बीच में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका एरिया कितना है, किसका, इस सिलेंडर का हमारे पास एरिया कितना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, लिखेंगे हेयर लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी स्ट्रिप इज dr। इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है इमेजिनरी, वो क्या मान लिया हमने, dr मान लिया। और सारे के सारे हैं सीरीज में लगे हुए, एक छोटी फिर उससे बड़ी ऐसे कितनी बना सकते हैं हम, तो सीरीज में हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल निकाल, ये ऐसे लिख दो फिलहाल। चलो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल की जगह देखो लेंथ कौन से ली जाएगी, अब लेंथ ली जाएगी ऊपर वाली, और ऊपर वाली अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो यहाँ से करंट ऐसे चल के ऊपर जा रही है, तो लेंथ कितनी है इसकी, जितनी इसकी थिकनेस कितनी है dr, तो लेंथ हो जाएगी इसकी क्या, dr। और एरिया, अब किसकी बात चल रही है, एरिया की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2πrh। यही होता है सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh। 2πrh की जगह क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ जो कि कितनी है, l है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू एल।
ठीक है, क्योंकि रेडियस इसकी आर है, क्योंकि सिलेंडर तो ये हो गया नहीं इमेजिनरी, छोटा वाला सिलेंडर तो ये है जो डार्क दिख रहा तुम्हें, ठीक। तो इसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ लिखे थे बिकॉज सिंस L इज इक्वल टू डी आर है और एरिया जो है वो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एल। स्ट्रिप सिलेंडर का जो इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है हमने, अब लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ इसका, तो इंटीग्रेशन देखो डी आर का तो क्या हो जाएगा आर, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, क्योंकि लोअर लिमिट R1 क्योंकि रेडियस छोटी R1 है और ऊपर फैलते फैलते कहाँ तक जा सकता है, R2 तक जा सकता है, सिंपल। और क्या बचेगा, रो इंटू डी आर अपॉन ब्रैकेट में 2 पाई आर इंटू एल। तो कॉमन ले लो बाहर, क्या जो कांस्टेंट है, पता कैसे चलेगा कौन सी चीज कांस्टेंट है, जो डी आर के साथ है वो कांस्टेंट है, मतलब डी आर के साथ जो डी के साथ है, डी के साथ क्या है यहाँ आर, तो नीचे आर, तो मतलब उस आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, क्योंकि डी के साथ आ रहे तो ये वेरिएबल होगा क्योंकि इनका इंटीग्रेशन होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट कौन सी वेरिएबल, जो डी के साथ है वो वेरिएबल, बाकी सारी कांस्टेंट। तो डी के साथ आ रहे तो आर वेरिएबल है, तो रो अपॉन 2 पाई एल बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा R1 से R2 और डी आर अपॉन आर, और डी आर अपॉन आर मतलब इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। इसी तरह होगा कुछ, क्या होता है इसका log x, तो ऐसे इसका रो अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन log r कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, या रो अपॉन 2 पाई एल log क्या लिख सकते हैं इसे, अपर लिमिट R2 माइनस log अपर लिमिट R2 माइनस log R1, ये हो जाएगा। log a माइनस log b क्या होता है, log a b, तो log a अपॉन b 2 पाई एल log R2 अपॉन R1। तो ये भैया इसका क्या है, इंटीग्रेशन करके टोटल रेजिस्टेंस इस स्ट्रिप्टेड सिलेंडर का आ चुका हमारे पास। आई होप तुम लोगों के समझ में ये सारा कुछ आ गया होगा। मैं जरा फ़ोन इसे जनरल टॉक पे लगा लूँ जिससे कि कॉल आए तो पता चल जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये तो बात हो गई हमारी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो ये तो रेजिस्टेंस आया, सिलेंडर ऐसा था। अब यहाँ एक चीज़ तुमने देखी नोटिस की कि जो सिलेंडर है यूनिफॉर्म लेंथ का सिलेंडर है, भले ही करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी गई लेकिन यूनिफॉर्म लेंथ का क्या है, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ही चेंज हो रहा हो, मतलब वेरिएबल सिलेंडर हो तो क्या किया जाए, सिलेंडर कैसा हो, वेरिएबल हो, मतलब फ्रस्ट्रम हो। फ्रस्ट्रम के केस में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वो देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रम। ये नोट करते रहना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना। रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रम, किसका, फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम क्या होती है, वही बाल्टी कटी हुई, तो बाल्टी टाइप की बना लो। तो देखो ये बाल्टी बनाते हैं हम यहाँ, है ना, ध्यान से समझना, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ये ऐसे हमने एक फ्रस्ट्रम बनाया, ये ऐसे किया और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे कर दिया, ठीक। ऐसे ये फ्रस्ट्रम का एरिया क्रॉस सेक्शन ये रहा और ये रहा, इसके सेंटर लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये रहा, है ना। इसकी लेंथ कितनी है भाई, यहाँ पे यहाँ तक, रेडियस तो इसकी वही होगी क्या, इस वाले सेक्शन की रेडियस मान लो कितनी है a, इस वाले सेक्शन की रेडियस मान लो कितनी है भाई, हमें दे रखी है b, और इसकी लेंथ कितनी है भाई l। अब एक बात बताओ, यहाँ लेंथ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें I करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ क्या लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ तो चेंज, लेंथ तो L है, लेकिन एक चीज़ चेंज हो रही है, वेरिएबल क्या, एरिया। लगातार यहाँ रेडियस कितनी है a, यहाँ रेडियस कितनी है b, यहाँ एरिया कितना पाई a स्क्वायर, यहाँ एरिया कितना पाई b स्क्वायर। तो अगर हम इसका रजिस्टर निकालना तो एरिया वेरी कर रहा है, अब एरिया वेरी कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, छोटी स्ट्रिप माननी पड़ेगी, उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये तो रूल है ना, कोई भी चीज वेरिएबल है तो उसकी छोटी चीज मानो और उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, टोटल आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इसकी क्रॉस सेक्शन मानना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके dx नाम की एक पट्टी तोड़ दी हमने, ये रही पट्टी, ये सर्कुलर पट्टी है, इस बात का ध्यान रखना, पीछे की तरफ को dx मोटाई के क्या तोड़ दी, पट्टी तोड़ दी, ये रहा भाई, ये पट्टी हमने तोड़ दी, ये रही पट्टी। इस पट्टी की मोटाई कितनी है, dx, x दूरी पर, और इसकी रेडियस कितनी है भाई हमारे पास, r है। अब हमारा मेन मुद्दा r निकालना है। अगर हमें r पता चल जाए, अगर हमें r पता लग जाए तो हम भाई r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। r यहाँ रेडियस है, तो r निकालने के लिए हमें कैसे निकालेंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का सारा लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ।
तो पहले स्लोप देख लो, स्लोप कितनी बैठ रही है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की स्लोप अगर हम देखें, अगर एंगल थीटा हो, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल ए, ये टोटल बी, तो कितनी बची, बी माइनस ए बचेगी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो बी माइनस ए बची। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स देखो, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है मुझे स्ट्रेट लाइन की ए से बी की, है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, जिसकी रेडियस ए है, और यहाँ से यहाँ तक है, इसकी रेडियस कितनी है, बी है भाई, इस तरह की कोई चीज़ है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालते हैं थीटा, तो स्लोप क्या होगी, बी माइनस ए, और ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो एल, तो टेन थीटा निकाल लो यहाँ से, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी माइनस ए, और बेस क्या है, एल, और फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y तो ऐसे ही, m की वैल्यू क्या है, वो टेन थीटा, स्लोप m ही तो होती है, इसे m कह देते हैं हम, m ही कहते हैं स्लोप को, तो m की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स प्लस सी, सी क्या है, इंटरसेप्ट कितना काटा, ये काटा a, तो a। तो इस एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन ए वाली है ना, इस स्ट्रेट लाइन के सहारे से हमें ये निकालना है, तो निकालते हैं भाई, देखो कैसे निकालेंगे, लिख दो भैया, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या है, y की जगह क्या है, या r, तो r की वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ से बिल्कुल इस तरह से, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स प्लस ए। अब r है, हमें चाहिए dr, क्योंकि ये तो लगातार चेंज हो रहा है, जब ये चेंज हो रहा है तो छोटा सा एरिया ले लेंगे, इसका छोटा सा एरिया के लिए कांस्टेंट माना जाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इस इफेक्ट को, क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो हमारे लिए तो ये रेक्टेंगल बना पूरा, ये क्या बना हमारे लिए, पूरा का पूरा रेक्टेंगल बना। अब जब ये रेक्टेंगल बना तो छोटा सा, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, dx, तो ये निकाल लो, तो कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, तो क्या आ जाएगा, dr इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल इंटू डी एक्स प्लस ए का 0, ये तो कांस्टेंट है 0, तो लगाओ भैया फॉर्मूला, r इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला है। स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए फॉर स्ट्रिप के लिए dr इज इक्वल टू रो एल के जाएंगे अलोंग दी लेंथ, ये आई अलोंग दी लेंथ कौन सी, ये स्ट्रिप की कितनी, dx, तो dx मानी जाएगी ये, तो dx अपॉन ए, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर। अब dx की वैल्यू रख दो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो भाई, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ dx की वैल्यू हो जाएगी, dx इज इक्वल टू एल जाएगा यहाँ, तो l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए, इस dx को पुट कर दो यहाँ, जब dx को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स की वैल्यू l इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन, जब हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा हमें, r का, डी आर का तो r, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से b, क्योंकि स्ट्रिप a से b तक मूव कर सकती है। कांस्टेंट चीज़ क्या है, रो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, b माइनस ए इंटू पाई कांस्टेंट है, क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर ही बचेगा बस। तो रखो भैया रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो सॉल्व करेंगे तो रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस के 1 अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, ये कट कटा के क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हम इसका अगर यहाँ से क्या लेने लगे, एलसीएम, तो आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, ब्रैकेट में ए जाएगा यहाँ तो माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बी, और इस ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। ये प्रूफ करने को आता है, ये क्या करने को आता है, प्रूफ करने को आता है। तो ये ऐसे हम इस फर्स्ट टर्म का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना और अच्छे से इसे नोट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।